नमस्कार, माई सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। LLB फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट मुस्लिम लॉ में हमने पहले विवाह, मैरिज, निकाह के आवश्यक तत्व पढ़े और उसके बाद में हम नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने इद्दत क्या होती वो सब कुछ पढ़ा। ठीक है, इद्दत का क्या इफेक्ट होते हैं, क्या अधिकार होते हैं और इद्दत की टाइम पीरियड कितनी होती है वो पढ़ा। आज हम देखते हैं मुस्लिम निकाह का एक आवश्यक तत्व है मेहर। मेहर डॉवर क्या होती है, मुस्लिम विधि में मेहर को क्यों डाला गया है, उसका इफेक्ट क्या है, उसका महत्व क्या है और मेहर कितने प्रकार की होती है और अगर मेहर नहीं दी जाए या उस प्राप्त नहीं की जाए महिला द्वारा, पत्नी द्वारा, तो उसका क्या, महिला के क्या अधिकार हो सकते हैं वो आज वन बाय वन करके हम आज देखते हैं। ठीक है, तो मेहर स्टार्ट करते हैं। मेहर डॉवर मेहर को पढ़ने से पहले इसका थोड़ी सी हिस्ट्री भी हमें पता होनी चाहिए। इस्लाम धर्म के आने से पहले मुस्लिम में जो इस्लाम धर्म है वो इस्लाम धर्म में आने से पहले, इस्लाम के उद्भव से पहले महिलाओं की स्थिति बद से बेहतर थी। अरब देशों में मुस्लिमों की स्थिति बद से बेहतर थी। कबीला प्रथा वहां पर पाई जाती थी, तो महिलाओं को एक वस्तु के तुल्य माना जाता था, यानी महिला को एक सामान या एक वस्तु के समान माना जाता था जिसे कोई भी ले सकता है, कोई भी खरीद सकता है वगैरह। यानी महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, दयनीय स्थिति थी। तो उस समय क्या है, मुत्ता विवाह जैसे विवाह प्रचलित थे। 4 प्रकार के विवाह इस्लाम के उद्भव से पहले 4 प्रकार के विवाह थे, विद्यमान थे, जिसमें एक महिला की स्थिति किसी वैश्या से कम नहीं थी, यानी बहुत सारे रिलेशन उसके बनते थे और वहां पर उसकी स्थिति किसी वैश्या से कम नहीं थी। लेकिन जैसे ही मुस्लिम में इस्लाम धर्म का उद्भव हुआ, मोहम्मद साहब के आगमन के साथ ही इस्लाम धर्म का जैसे ही उद्भव हुआ, महिलाओं की स्थिति में सुधार आने लगा। उन 4 प्रकार के विवाहों में एक प्रकार का विवाह अभी जो प्रचलित है, अभी जो निकाह प्रचलित है वो भी था। जब पहले जो विवाह होते थे, जो निकाह होते थे, तो उसमें गिफ्ट 2 प्रकार के होते थे। गिफ्ट 2 प्रकार के होते थे। एक तो क्या है, दोनों ही वर पक्ष की ओर से दिया जाते थे, दोनों ही गिफ्ट वर पक्ष की ओर से दिया जाता था। तो जो गिफ्ट था लड़की के, वधू के माता पिता को दिया जाता था, जो माता पिता को दिया जाता था वो तो मेहर कहलाता था। यानी वर पक्ष की ओर से वधू के माता पिता को जो गिफ्ट दिया जाता था, जो प्रतिफल दिया जाता था वो कहलाता था मेहर। और वर पक्ष की ओर से वधू यानी महिला को जो दिया जाता था वो कहलाता था सादिक। ठीक है, ये भी गिफ्ट था। मेहर तो किसको दिया जाता था, माता पिता को दिया जाता था गिफ्ट, और जो गिफ्ट पत्नी यानी महिला को दिया जाता था, वधू को दिया जाता था, वो कहलाता था सादिक। ये दोनों गिफ्ट इस्लाम धर्म के आने से पहले दिए जाते थे। जैसे ही इस्लाम धर्म का उद्भव हुआ, मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को फैलाया, तो मेहर और सादिक दोनों गिफ्ट एक दूसरे में कंबाइंड हो गए, जुड़ गए। यानी महिलाओं की स्थिति पहले क्या थी, माता पिता मेहर लेते और हर किसी के साथ में शादी कर देते, निकाह कर देते,
महिला की उसमें कुछ भी इच्छा हो या ना हो। लेकिन इस्लाम धर्म के आने के बाद में माता पिता को जो गिफ्ट दिया जाता था वो गिफ्ट खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। अब जो एट प्रेजेंट जैसे मुस्लिम निकाह होता है तो उसमें जो गिफ्ट है वो सिर्फ महिला यानी वधू को दिया जाता है, और उस गिफ्ट का नाम अब सादिक नहीं है, अब उस गिफ्ट का नाम हो गया मेहर। मेहर हो गया, ठीक है। तो यानी जो सादिक और मेहर दोनों जुड़ गए। माता पिता को अब कोई गिफ्ट विवाह के समय, मैरिज के समय नहीं दिया जाता है, बल्कि निकाह के समय वधू यानी पत्नी जो होने वाली है, जिससे विवाह हो रहा है, उस महिला को ही गिफ्ट दिया जाता है और वो कहलाता है मेहर। मुस्लिम विवाह की अब जैसे कि मेहर क्यों आवश्यक है, मेहर आवश्यक क्यों है, मेहर है क्या? तो मुस्लिम विवाह या निकाह की प्रकृति कैसी है? एक सिविल संविदा के समान है, कॉन्ट्रैक्ट के समान है। कॉन्ट्रैक्ट में जिस तरह प्रतिफल आवश्यक है, प्रस्ताव, स्वीकृति और प्रतिफल, ये तीन चीजें आवश्यक है, उसी प्रकार मुस्लिम निकाह में भी दो पक्षकार होते हैं, प्रस्ताव होता है, स्वीकृति होती है और उसके साथ में प्रतिफल क्या होता है, मेहर। प्रतिफल को मेहर नाम दिया गया। यानी जिस प्रकार विवाह कॉन्ट्रैक्ट में कई शर्तें जोड़ी जाती हैं, कई शर्तें जोड़ी जाती, उसी प्रकार निकाह का जो एग्रीमेंट या जो करार किया जाता है उसमें ये एक शर्त है, मेहर। मेहर एक शर्त है। और अगर मान लो निकाह जो काबीनामा होता है लिखा जाता है काजी के द्वारा विवाह के समय पे, अगर उस काबीनामे में मेहर का उल्लेख ही नहीं किया जाए तो क्या मेहर दे नहीं होती है? मेहर दे होती है। विधि, मुस्लिम में विधि कहती है कि अगर काबीनामे में यानी जो निकाहनामा होता है, सिंपल सी लैंग्वेज जो निकाहनामा होता है, अगर उसमें मेहर का उल्लेख ना भी किया जाए तो भी मेहर पत्नी को प्राप्त करना एक अधिकार है और पति की ड्यूटी है। अधिकार महिला का और पति का कर्तव्य है कि वो उसको मेहर देगा। अगर निकाहनामे में मेहर का उल्लेख नहीं भी है तो पत्नी का अधिकार है मेहर प्राप्त करना। विधि उसे ये अधिकार प्रदान करती है। ठीक है, ये था मेहर। अब आता है मेहर को समझने के लिए हम उसको डेफिनेशन देखते हैं कि मेहर है क्या, मेहर का कंसेप्ट क्यों डाला गया है मुस्लिम विवाह में या निकाह में, क्यों डाला गया है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं मेहर की। तो अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा बेगम में प्रिवी काउंसिल ने ये कहा, अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा बेगम में प्रिवी काउंसिल ने कहा कि मेहर एक धनराशि है। मेहर क्या? एक धनराशि या ऐसी संपत्ति है जो विवाह के समय, मुस्लिम निकाह के समय पति द्वारा पत्नी को विवाह के प्रतिफल स्वरूप दी जाती है। क्या है? ऐसी धनराशि या ऐसी संपत्ति है जो मुस्लिम निकाह के समय पति द्वारा पत्नी को विवाह के प्रतिफल स्वरूप दी जाती है। यानी क्या है? विवाह के समय पति देता कौन है? मेहर पति देता है। किसको देता है? पत्नी को देता है, एज ए प्रतिफल के रूप में, एज ए प्रतिफल के रूप में पैसे देता है, धनराशि देता है। ठीक है। नेक्स्ट अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम कहते हैं कि मेहर कोई प्रतिफल नहीं है, मेहर कोई प्रतिफल नहीं है कि विवाह हो रहा है और विवाह के समय आप मेहर जो दे रहे हो वो प्रतिफल के रूप में नहीं है, विवाह के प्रतिफल के रूप में नहीं, बल्कि उस महिला
के सम्मान के प्रतीक के रूप में दिया जाता है। यानी जो महिला निकाह कर रही है उसको आप सम्मान करना चाह रहे हो, उसके जो रेस्पेक्ट है उसको सम्मानित करने के लिए महर दिया जाता है। ये कोई प्रतिफल नहीं है। सबसे बेहतर परिभाषा यही है अब्दुल रहीम की कि महिला के सम्मान के प्रतीक के रूप में दिया जाता है। ये कोई प्रतिफल नहीं है कि एक पक्षकार प्रस्ताव करता है, दूसरा कबूल करता है, स्वीकार कर रहा है और उस स्वीकार के बदले में आप उसको एज ए महर प्रतिफल के रूप में देते हो। ये नहीं है। तो बेस्ट जो डेफिनेशन है वो अब्दुल रहीम की है। नेक्स्ट आती है डेफिनेशन विल्सन महोदय की। विल्सन ये कहते हैं कि महर क्या है? महर वह धनराशि या संपत्ति है जो जो पत्नी के शरीर के समर्पण के बदले में दी जाती है। जो पत्नी के शरीर के समर्पण के बदले में दी जाती है। तो ये अलग अलग डिफाइन किया है। कुल मिला के महर क्या है? महर वो धनराशि है या वो संपत्ति है जो महिला के सम्मान के रूप में पति द्वारा पत्नी को दी जाती है निकाह के समय। निकाह के एग्रीमेंट में उसका उल्लेख किया जाता है। वो उस समय दी जाए या बाद में भी दी जा सकती है। अब नेचर ऑफ महर डॉवर कि महर की प्रकृति क्या होती है। ये तो डेफिनेशन थी कि महर को कैसे समझ सकते हैं हम। अब आता है नेचर ऑफ डॉवर, महर की प्रकृति क्या है। तो अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा बेगम में सबसे फर्स्ट केस कौन सा? अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा बेगम में न्यायाधीश महमूद कहते हैं कि मुस्लिम निकाह क्या है? एक सिविल संविदा के समान है जिसमें दो पक्षकार होते हैं, प्रस्ताव भी होता है, स्वीकृति भी होती है और प्रतिफल भी होता है। जिस प्रकार एक प्रतिफल के बिना कोई कांटेक्ट नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार महर के बिना मुस्लिम निकाह पूर्ण नहीं होता है। तो यहाँ पर अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा बेगम में न्यायाधीश महमूद ये कहते हैं महर क्या है? महर एज ए प्रतिफल है जो पति द्वारा पत्नी को विवाह के समय, निकाह के समय विवाह के प्रतिफल के रूप में देता है। ठीक है। नेक्स्ट केस आता है सबरूनिशा का वाद। सबरूनिशा के वाद में न्यायाधीश मित्र कहते हैं कि मुस्लिम निकाह की प्रकृति कैसी है? एक विक्रय की संविदा के समान है। सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी विक्रय की संविदा जिस प्रकार होती है उसी प्रकार मुस्लिम निकाह की प्रकृति है। यानी इसमें क्या है? क्रेता भी होता है, विक्रेता भी होता है और जिस वस्तु का विक्रय किया जाना है वो वस्तु भी होती है। तो यहाँ पर क्रेता कौन माना गया है? वर। विक्रेता वधु के जो माता पिता या जो गार्जियंस होते हैं वो, और वो वस्तु जिसका विक्रय किया जाना है वो माना जाती है वो महिला। यानी एक वस्तु को अपने को खरीदना है तो उसका विक्रय मूल्य भी दिया जाना चाहिए, दिया जाता है विक्रय की संविदा में, तभी विक्रय की संविदा पूर्ण होती है। तो मुस्लिम निकाह को वो एक विक्रय की संविदा के समान मान रहे। जब महर दिया जाएगा तब निकाह पूर्ण होता है। निकाह की जो संविदा है वो तब पूर्ण होती। तो महर को वो किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? विक्रय मूल्य के समान। यानी महर क्या है? विवाह के बदले में दिया जाने वाला प्रतिकल है या प्रतिफल है। ठीक है। तो कुल मिला के दोनों ही वादों में ये बताया कि एक में तो कहा प्रतिफल है और दूसरे में कहा महर विक्रय मूल्य है। कंक्लूजन ये निकलता है कि महर क्या है?
प्रतिफल के रूप में है, पर विक्रय मूल्य नहीं है, बल्कि महर मुस्लिम निकाह में पति द्वारा पत्नी को पत्नी के सम्मान के प्रतीक के रूप में उसको दिया जाता है। महिला के या पत्नी के सम्मान करने के रूप में उसको महर दिया जाता है। अब नेक्स्ट में बताता है कि महर की आवश्यकता क्यों पड़ी। महर है क्यों डाला गया है मुस्लिम निकाह में, महर का प्रोविजन डाला क्यों गया है। तो इस्लाम धर्म के आने से पहले मुस्लिम पति जो था उसको अनियंत्रित पावर दी हुई थी। वो कितनी भी शादियां कर सकता था और हर चाहे जिसी को अनियंत्रित तलाक देने की उसको पावर दी गई थी। इस्लाम धर्म के आने के बाद में मुस्लिम पति को जो अनियंत्रित तलाक देने की जो शक्ति दी गई थी उसको नियंत्रित करने के लिए और जो पुरुष को 4 अधिकार शादी करने का है यानी बहुविवाह को रोकने के लिए महर का कंसेप्ट मुस्लिम निकाह में डाला गया है कि वो तलाक देने से पहले सोचे कि अगर मैं इसको तलाक दूंगा तो यह महर प्राप्त करने की अधिकारनी हो जाएगी, और अगर वो बहुविवाह करता है तो पैसे हैं तो ही शादी करे, निकाह तभी करे जब उसके पास वो महर देने के लिए पैसे हैं। ठीक है, तो ये 2 शक्तियों को रोकने के लिए, एक तो उसकी तलाक देने की अनियंत्रित पावर को रोकने के लिए और दूसरा मुस्लिम पति द्वारा जो बहुविवाह किया जाता था उसको रोकने के लिए महर के कंसेप्ट को मुस्लिम निकाह में डाला गया है। एक बात यहाँ पे मैं लिखना भूली कि महर की राशि कितनी हो सकती है। जो पहले हमने वीडियो देखा था सिया और सुन्नी में, उसमें मैंने बताया था कि महर की राशि सिया में कितनी होती है और सुन्नी में कितनी होती है। लेकिन मुस्लिम विधि क्या कॉडिफाइड लॉ तो है नहीं, वो कब बना था, इस्लाम धर्म कब आया था तब का उल्लेख की हुई है। वो अभी तक अब उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि कितनी होनी चाहिए मुस्लिम में महर की राशि। तो सुन्नी में न्यूनतम राशि का उल्लेख किया गया है, सुन्नी में तो न्यूनतम राशि का, और शिया में अधिकतम राशि का उल्लेख किया गया है। तो सुन्नी कहते हैं, सुन्नी में हनफी शाखा वाले सुन्नी शाखा के हनफी शाखा वाले कहते हैं कि निकाह के समय कम से कम 10 दिरहम होनी चाहिए महर की राशि। कम से कम यानी अधिक तो कितनी भी हो सकती है, 10 दिरहम से कम नहीं होनी चाहिए। तो एक दिरहम क्या होती है? दिरहम एक चांदी का सिक्का होता है। एक दिरहम एक चांदी का सिक्का होता है जिसका वजन कितना होता है? 2.97 ग्राम, यानी 10 दिरहम का अभी के वर्तमान मूल्य में कितना मूल्य है? 3 से 4 रुपए। भारतीय करेंसी में 3 से 4 रुपए ही मूल्य है 10 दिरहम का। एक दिरहम क्या है? चांदी का सिक्का है जिसका वजन है 2.97 ग्राम, यानी 10 दिरहम वर्तमान भारतीय करेंसी में सिर्फ 3 और 4 रुपए ही है, जिसका अब कोई प्रासंगिकता नहीं है। तो हनफी वाले तो न्यूनतम कितनी मानते हैं? 10 दिरहम। लेकिन सुन्नी शाखा के मलकी जो उप शाखा है वो कहते हैं न्यूनतम 3 दिरहम ही बहुत है, यानी वो कहते हैं कम से कम 3 दिरहम महर तो होनी ही चाहिए। यानी सुन्नी वाले हनफी वाले 10 दिरहम और मलकी वाले 3 दिरहम ही महर
मान कहते हैं होनी चाहिए कम से कम। और शिया वाले कहते हैं, शिया वाले न्यूनतम नहीं बताते हैं, वो कहते हैं न्यूनतम चाहे 1 दिरहम ही रख दो, लेकिन वो मैक्सिमम बताते हैं। मैक्सिमम यानी अधिकतम महर की राशि कितनी बताते हैं वो कहते हैं कम से कम 500 दिरहम तो होनी ही चाहिए, उससे कम चाहे कितनी भी हो, न्यूनतम बताइए कि 500 दिरहम तो होनी ही चाहिए, अधिकतम बता दी, 500 दिरहम से ऊपर नहीं होंगी। ठीक है, तो ये शिया और सुन्नी में राशि बताई है। अब आता है कि एक महर की राशि तय हो गई विवाह के समय, संविदा जब करते हैं उस समय, तो क्या महर की राशि में वृद्धि या कमी की जा सकती है? की जा सकती है, की जा सकती है। वृद्धि कौन कर सकता है? देने वाला पक्षकार कर सकता है, यानी पति। पति महर की संविदा में या निकाह की संविदा में अगर महर तय होगी, उसके बाद में अगर कोई पति है स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के महर की राशि में वृद्धि कर सकता है। कमी कौन कर सकता है? पत्नी महर की राशि में कमी कर सकती है, पति महर की राशि में कमी कभी नहीं कर सकता। देने वाला वृद्धि करेगा, कमी नहीं करेगा। लेने वाली पत्नी वो वृद्धि नहीं कर सकती, कमी कर सकती है, छूट दे सकती है। अब ये कासिम हुसैन वर्सेस बीबी कनीज 1932 का वाद था। इसमें प्रिवी काउंसिल ने कहा, 1932 का वाद था, इसमें प्रिवी काउंसिल ने कहा कि मुस्लिम पत्नी महर की राशि में छूट प्रदान कर सकती है। तो कब कर सकती है मुस्लिम पत्नी कब छूट प्रदान कर सकती है? इसमें मैंने कहा कि मुस्लिम पति व्यस्त होनी चाहिए, स्वच्छित होनी चाहिए और स्वतंत्र सहमति यानी बिना किसी दबाव के वो छूट देना चाहती है महर की राशि में तो दे सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट बोला मैंने, व्यस्त होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए। तो यहाँ व्यस्तता की आयु कौन सी होगी? यहाँ पर व्यस्तता की आयु 15 वर्ष होगी। मैंने उस समय भी कहा था, जो लास्ट वीडियो था, कि 3 चीजों में विवाह विच्छेद और महर में व्यस्तता की आयु 15 वर्ष है। यहाँ भारतीय व्यस्तता अधिनियम 1875 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, पर्सनल लॉ है, इसलिए यहाँ पर जो महर की राशि में छूट प्रदान कर रही है महिला, अगर वो 15 वर्ष की है, मेजर हो गई है, तो वो महर की राशि में छूट प्रदान कर सकती है। ठीक है, अब आता है एक कि महर की राशि में धनराशि दी जा सकती है, संपत्ति दी जा सकती है। और अगर मान लो अरब देशों में पहले ऊंट, गाय वगैरह ये भी दिया जाता था। मान लो कोई व्यक्ति इतना गरीब है कि उसके पास महर के रूप में देने के लिए ना कोई धनराशि है, ना कोई ऊंट है, ना कोई गाय है, कुछ भी नहीं है उसके पास देने के लिए, लेकिन निकाह की संविदा करेगा तो महर तो होनी ही चाहिए। तो अगर वो निकाह की संविदा में ये वचन दे देता है कि मैं अपनी पत्नी को निकाह होने के बाद में कुरान शरीफ पढ़ना सिखा दूंगा, तो ये जो कुरान शरीफ सिखाना भी क्या है, बहुत बड़ी धनराशि मानी गई, इसको महर माना गया। यानी ऐसा महर हो सकता है अगर कोई पति कह दे कि मैं अपनी पत्नी को निकाह होने के बाद में कुरान शरीफ पढ़ना सिखा दूंगा, तो वो महर मानी जा सकती है, वैलिड निकाह होगा उससे। अब आता है कि अली हैं, वो ये कहते हैं कि बिना महर के
मुस्लिम निकाह नहीं किया जा सकता। यानी निकाह में जो मैंने कहा, मान लो कोई पैसे वाला ही नहीं है, कोई गरीब है, तो वो कहाँ से पैसे देगा? तो अली ने कहा बिना मेहर के मुस्लिम निकाह नहीं हो सकता। तो अगर वो ये कह दे कि मैं अपनी वाइफ को कुरान शरीफ पढ़ना सिखा दूंगा, तो वो एक वैध निकाह हो सकता है, उचित मेहर मानी गई वो। ठीक है, अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मेहर। मेहर के प्रकार, मेहर कितनी प्रकार की होती? तो मेहर को दो भागों में बांटा गया है। मेहर को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आता है राशि के आधार पे कि कितनी मेहर कितनी होगी। राशि के आधार पर मेहर कि विवाह के समय, निकाह के समान समय कितनी मेहर देनी है, राशि के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, और दूसरा बांटा गया है भुगतान या समय की अवधि के आधार पर मेहर, कि कब मेहर देनी है, उसके आधार पर मेहर को दो भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले देखते हैं राशि के आधार पे मेहर। तो इसको दो भागों में, फर्स्ट आता है निश्चित मेहर, दूसरा आता है रिवाजी मेहर या उचित मेहर। ठीक है, जो निश्चित मेहर है उसको क्या है, स्पेसिफाइड बोलते हैं। इसको मेहर मुसम्मा भी बोलते हैं। मेहर मुसम्मा, मेहर मुसम्मा भी बोलते हैं, निश्चित मेहर। अब निश्चित मेहर क्या होती है वो देखते हैं। निश्चित मेहर यानी निकाह की संविदा करते समय अगर पक्षकार मेजर हैं, यानी 15 वर्ष से ऊपर के हैं, तो वो स्वयं पक्षकार ही तय कर लेते हैं कि कितनी मेहर की राशि देनी है। यानी पति पत्नी को कितनी मेहर की राशि देगा तय कर लेते हैं। और अगर वर और वधू माइनर हैं, अवयस्क हैं, तो उनके गार्जियन यानी दोनों पक्षों के गार्जियन तय करते हैं कि मेहर कितनी देर होगी, यानी कितनी मेहर देने, राशि धनराशि कितनी होगी मेहर की। तो वहां पर निश्चित मेहर यानी विवाह की संविदा करते समय ये तय कर लिया जाता है कि मेहर कितनी होगी। अगर मेजर है तो पक्षकार स्वयं कर लेते हैं, और अगर पक्षकार माइनर है तो उनके गार्जियन तय करते हैं, निश्चित करते हैं मेहर की राशि कितनी होगी। इसमें आता है नेक्स्ट कि अगर गार्जियन तय करते हैं तो उसमें सिया और सुन्नी में अंतर है। सुन्नी में अगर कोई लड़का माइनर है, अवयस्क है, और उसका पिता अगर मेहर की राशि तय करता है, तो जब वो लड़का मेजर होगा, वयस्क होगा, तो पिता द्वारा की गई एग्रीमेंट यानी जो पिता ने जो संविदा की थी, निकाह की जो संविदा की थी, उससे वो लड़का बाउंड होगा, यानी उसको उतनी मेहर की राशि देनी होगी। और अगर लड़का नहीं देता है तो जो पिता संविदा करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या वो व्यक्तिगत रूप से बाउंड होगा? नहीं, वो व्यक्तिगत रूप से बाउंड नहीं होगा। उस लड़के की संपत्ति पर वो मेहर भार हो जाएगा। इसी प्रकार शिया में अगर लड़का माइनर है, अवयस्क है, तो उसके गार्जियन पिता द्वारा अगर निकाह की संविदा की जाती है और लड़का मेजर हो जाता है, वयस्क हो जाता है, और वो मेहर नहीं देता है, तो वहां पर पिता व्यक्तिगत रूप से बाउंड हो जाएगा। वहां पर क्योंकि संविदा पिता के द्वारा की गई थी, तो शिया पिता जो होगा वो उस मेहर को प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से बाउंड होगा। ये निश्चित मेहर यानी विवाह के समय तय की गई राशि निश्चित मेहर होती है। ठीक है,
संविदा होते समय तय कर ली जाती है कि ए पक्षकार बी पक्षकार को कितनी मेहर भुगतान करेगा, निश्चित कर ली जाती है। इसको बोलते हैं महरे मुसम्मा। नेक्स्ट आता है दूसरी महर, उचित महर वो बोलते हैं, इसको रिवाजी महर भी बोलते हैं और महरे मिस्ल भी बोलते हैं, महरे मिस्ल भी बोलते हैं। ये महर कौन सी होती है? राशि के आधार पे अगर निकाह की संविदा करते समय काबीनामे यानी निकाह नामे में अगर महर की राशि लिखी नहीं जाती, यानी संविदा करते समय निकाह की जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जब किया जाता है उस समय अगर महर की राशि तय नहीं की जाती है तो फिर महर की राशि कितनी होगी? वो उचित होगी या जो रिवाज चला आ रहा है उस हिसाब से होगी। तो अब रिवाज कौन सा है? तो रिवाज ये होगा कि जो वधू पक्ष में जो वधु है, जो महर लेने वाली है, उसके ऊपर के जो पीढ़ियां हैं उसमें क्या महर दिया गया, यानी उसकी बहनों को कितना महर मिला, उसकी बुआ को कितना महर मिला या उसकी बुआ दादी को कितना महर मिला, यानी जो रिवाज चला आ रहा है उस अकॉर्डिंग महर की राशि तय की जाएगी। और महर की राशि तय करते समय जो उचित होनी चाहिए, महर की राशि उचित होनी चाहिए। तो महर की राशि तय करते समय दोनों परिवारों का सोशल स्टेटस देखा जाएगा। लड़की जो है उसकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, उसकी गुणवत्ता देखी जाएगी, उसके हुनर देखे जाएंगे। उस हिसाब से महर की राशि तय की जाती है। इसको बोलते हैं महरे मिस्ल। महरे मिस्ल यानी रिवाजी महर। विवाह के समय अगर तय नहीं की गई है कि कितनी धनराशि महर के रूप में देनी है तो बाद में वो तय की जाती है, उसे बोलते हैं रिवाजी महर, उचित महर या महरे मिस्ल बोलते हैं। तो ये धनराशि के आधार पे महर को बांटा गया था। फर्स्ट महरे मुसम्मा यानी निश्चित महर जो विवाह के समय ही तय कर ली जाए। सेकेंड आता है महरे मिस्ल जिसको उचित या रिवाजी महर बोलते हैं, जो निकाह के समय तय नहीं की जाती है, बाद में तय की जाती है कि कितनी धनराशि महर के रूप में पत्नी को दी जानी है। नेक्स्ट आता है भुगतान के आधार पे। समय के आधार पे महर को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आता है मुअज्जल महर। मुअज्जल महर पहले आता है, तो जैसे ही निकाह होती है तुरंत देय महर बोलते हैं इसको, तुरंत देय महर यानी जैसे ही निकाह होती है, निकाह होने के बाद में पत्नी की मांग पर तुरंत देय महर होता है। यानी जैसे ही निकाह होगी, निकाह होते ही अगर पत्नी मांग कर लेती है कि मुझे महर दे दीजिए तो वो तुरंत देय होनी चाहिए, यानी वो तुरंत देय होते। और अगर मान लो निकाह हो गया और निकाह नामे में मुअज्जल महर का उल्लेख किया गया है कि तुरंत देय महर है और पत्नी मांग ही नहीं करती है, तो मांग नहीं करने से वो महर स्थगित महर या मुअज्जल महर नहीं हो जाता है। पत्नी मांग नहीं भी करे तो भी वो महर मुअज्जल ही रहेगा। यानी निकाह होने के तुरंत बाद में पत्नी द्वारा मांग किए जाने पे वो महर तुरंत दे दिया जाता है, वो होता है मुअज्जल महर। सेकंड आता है स्थगित महर या मुअज्जल महर। ये महर निकाह करते समय तय तो किया जाता है लेकिन वो तुरंत देय नहीं होता। मुअज्जल वह बाद में आता है, इसमें पहले आता है तो तुरंत, वह बाद में आता है तो बाद में। ये कब दिया जाता है? ये विवाह विच्छेद होने पर देय होता है। विवाह विच्छेद यानी या तो पति की मृत्यु पर या डाइवोर्स देने पर।
तलाक दे दिए जाने पर बाद में देय होता है। पति अगर मृत्यु हो गई है तो पति के उत्तराधिकारियों द्वारा महर दिया जाता है। यानी तुरंत देय महर कौन सा, निकाह होते तुरंत देय होता है जो पत्नी की मांग पर। मुअज्जल महर कौन सा होता है, जो विवाह विच्छेद होने के बाद में दिया जाता है। अब ये विवाह विच्छेद पति की मृत्यु से भी हो सकता है या तलाक देने पर भी विवाह विच्छेद होता है। तो दोनों ही कंडीशन में बाद में महर दिया जाता है। निकाहनामे में लिख दिया जाता है ये मुअज्जल महर होगा। तो विवाह विच्छेद होने यानी पति की मृत्यु के बाद में दिया जाता है या डाइवोर्स होने के बाद में, तलाक के बाद में दिया जाता है। ठीक है, ये तो महर का क्लासिफिकेशन था। अब आता है कि महर देनी होती चाहे अज्जल है या मुअज्जल है, महर देनी होती। और अगर कोई पति अपनी पत्नी को महर देता नहीं है या मुअज्जल महर थी और पति मर गया, तो अब उसकी विधवा को क्या अधिकार प्राप्त होते हैं। तो 3 प्रकार के अधिकार। अदत्त महर यानी ऐसी महर जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। तो मुस्लिम पत्नी को यानी जिसको तलाक दे दिया गया या जिसके पति की मृत्यु हो गई के क्या अधिकार होते हैं। फर्स्ट अधिकार, समागम करने से इनकार करना। यानी अगर महर मुअज्जल थी, तुरंत देय महर है और पत्नी ने मांग भी कर दी है कि मुझे महर दे दी जाए, फिर भी उसका पति अगर उसको महर नहीं देता है तो पत्नी समागम करने से इनकार कर सकती है, रिलेशन बनाने से इनकार कर सकती है। अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा बेगम 1886 इलाहाबाद प्रीवी काउंसिल ने ये कहा था कि अगर कोई महर निकाह की संविदा में मुअज्जल यानी तुरंत देय महर है और पत्नी द्वारा मांग कर ली जाती है और पति नहीं देता है, महर की राशि नहीं देता है, तो पत्नी समागम बनाने से या रिलेशन बनाने से मना कर सकती है। और अगर मांग की महर की राशि नहीं दी, फिर उनमें अगर रिलेशन बन जाता है तो महर की राशि के लिए वो वाद ला सकती है, पत्नी वाद ला सकती है। और अगर मान लो पत्नी अवस्थ है, माइनर है, अभी तक अपने मम्मी पापा के घर है, इसमें ये हुआ था अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा बेगम में कि पत्नी माइनर थी, अपने मम्मी पापा के घर पे थी, पत्नी ने मांग की, मुअज्जल महर की मांग की, पति ने महर प्रदान नहीं किया या भुगतान नहीं किया, तो पत्नी अपने मम्मी पापा के घर रही, वो आई नहीं ससुराल, यानी वो पति के साथ रहने से उसने मना कर दिया। तो पति क्या लेके आया, अब्दुल कादिर जो थे वो लेके आए दाम्पत्य पुनर्स्थापना का वाद कि पत्नी को बिना कारण मेरे से अलग रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो प्रीवी काउंसिल ने उस पति द्वारा लाए गए दाम्पत्य अधिकार पुनर्स्थापना का जो वाद था उसको खारिज किया और कहा कि जब तक आप मुअज्जल महर का भुगतान नहीं करते हो तब तक पत्नी आपके साथ रहने से इनकार कर सकती है या समागम करने से इनकार कर सकती है। ये एक पत्नी के पास बचाव है, पत्नी के पास बचाव है। अगर मुअज्जल महर का भुगतान नहीं किया जाता और दाम्पत्य पुनर्स्थापना का कोई वाद लेके आता है तो पत्नी के पास ये अधिकार है, बचाव है कि मुझे मुअज्जल महर का भुगतान नहीं किया, इसलिए मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती या उसके साथ में समागम या रिलेशन नहीं बनाना चाहती। ये उसके पास एक बचाव है। नेक्स्ट अधिकार क्या आता है कि जो विधवा है, मान लो मुअज्जल महर था और पति की मृत्यु हो गई, तो जो विधवा है वो एज ए ऋणी के रूप में मर्द पति की संपत्ति पर
अधिकार रखती है। यानी ए व्यक्ति है, मान लो ए पति है, बी उसकी पत्नी है, महर कौन सी थी, मुवज्जल महर है, मुवज्जल महर है, भुगतान नहीं किया, ए की मृत्यु हो गई, ए की मृत्यु हो गई। अब ए में बी, सी, डी, ई कई अन्य व्यक्ति भी ऋणी थे ए के, यानी पैसे उधार लिए हुए थे। तो अब क्या है, जो बी उसकी पत्नी है यानी विधवा, ऋणी के रूप में ए की संपत्ति पर क्या है, अधिकार रखती है कि जब ए की संपत्ति से सी, डी और ई को भुगतान किया जाएगा तो बी भी उसमें ऋणी के रूप में अपनी महर की राशि वसूल करने का अधिकार रखती है। लेकिन यहाँ पर जो विधवा है वो अन्य ऋणियों के बाद में उसका स्थान आएगा। क्यों? क्योंकि जो अन्य व्यक्ति, जो अन्य ऋणी थे, अन्य जो ऋणदाता थे, अन्य जो ऋणदाता थे, उन्होंने श्योरिटी लेके ऋण दिया था, यानी उनका ऋण गारंटी युक्त था। और पत्नी का महर क्या है, अप्रत्याभूत ऋण है। महर अप्रत्याभूत ऋण है, यानी महर ऐसा ऋण है जिसकी कोई गारंटी नहीं दी जाती है। तो यानी विधवा भी क्या है, अन्य ऋणियों के, ऋणदाताओं के साथ साथ में अपना ऋण वसूल, महर की राशि को ऋण के रूप में वसूल कर सकते। नेक्स्ट अधिकार आता है पति की संपत्ति पर कब्जा बनाए रखने का अधिकार, धारणा अधिकार। धारणा अधिकार, लियन का अधिकार। अगर महर मुवज्जल है और पति की मृत्यु हो जाती है तो जो पत्नी है यानी उसकी विधवा को अपने पति की संपत्ति पर तब तक कब्जा बनाए रखने का अधिकार है जब तक कि उसको महर की राशि भुगतान ना कर दी जाए, महर की राशि भुगतान ना कर दी जाए। अब ये महर की राशि कौन भुगतान करेंगे, उसके पति के जो उत्तराधिकारी हैं, जो संपत्ति को ले रहे हैं, वो उस विधवा को महर की राशि का भुगतान करेंगे। जब तक भुगतान महर की राशि का नहीं होता वो अपने पति की संपत्ति पर कब्जा बनाए रख सकती है। कब्जा शांतिपूर्वक होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। वो कब्जा तो रख सकती है परंतु वो मालिक नहीं है, वो उसका अंतरण नहीं कर सकती, वो उसको विक्रय नहीं कर सकती, गिफ्ट नहीं कर सकती, हिबा नहीं कर सकती, यानी वो इस संपत्ति का आगे अंतरण नहीं कर सकती, सिर्फ शांतिपूर्वक कब्जा लगातार बनाए रख सकती। और अगर उसने एक बार कब्जा छोड़ दिया, बाद में पुनः कब्जा बनाए रखने का अधिकार उसको प्राप्त नहीं होगा। मैना बीबी वर्सेस चौधरी वकील अहमद, और ऋण के रूप में महर हमीरा बीबी वर्सेस जुबेदा बीबी। एक लास्ट आता है इसमें, क्या महर अंतरणीय है, ट्रांसिटिव है क्या? महर अंतरणीय नहीं है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 6 बताता है कि अनुयोजित दावा के समान है। महर क्या है? व्यक्तिगत अधिकार है महिला का, वो उसको आगे ट्रांसफर नहीं कर सकती है। दाय योग्य तो है महर, परंतु महर को आगे अंतरण नहीं किया जा सकता। जुबेर अहमद वर्सेस जयनंदन प्रसाद AIR 1960 के महर दाय योग्य तो है। मान लो महिला को महर प्राप्त करने का अधिकार था और महिला की मृत्यु हो जाती तो उसका जो पुत्र सी या उसका पुत्री जो भी होगा उनको वो दाय में प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो उस महर की राशि का अंतरण नहीं कर सकते। ठीक है। एक आता है लास्ट इसमें
कि अगर निकाह की संविदा करते समय ये तय नहीं किया जाता है कि महर तुरंत दे है या स्थगित दे है। वैसे तो क्या तय लिखा जाता है काबीनामे या जो निकाहनामा उसमें लिख लिया जाता है कि महर मुअज्जल है या मुवज्जल है, मुअज्जल है या मुवज्जल है। और मान लो कभी निकाहनामे में ये लिखा नहीं जाता कि महर मुअज्जल होगी या मुवज्जल होगी, तो विधि वहां पर क्या बताती है, मुस्लिम लॉ का क्या कंसेप्ट रहता है फिर वहां पर। तो दोनों में अलग अलग है, शिया में अलग है, सुन्नी में अलग है। तो शिया में केस है मस्तान साहिब वर्सेस असम बीबी 1899 का। प्रीवी काउंसिल ने कहा कि अगर निकाह की संविदा करते समय ये तय नहीं किया जाता कि महर मुअज्जल होगी या मुवज्जल होगी, तो वहां संपूर्ण महर मुअज्जल हो जाएगी। यानी सारी की सारी महर जो तय की गई है राशि वो तुरंत देय हो जाएगी, मुअज्जल महर हो जाएगी। यानी संपूर्ण महर क्या हो जाएगी, मुअज्जल हो जाएगी, मुअज्जल महर हो जाएगी। लेकिन सुन्नी में नासिरुद्दीन शाह वर्सेस अमतुल मदनी के वाद में सुन्नी शाखा वाले कहते हैं कि अगर निकाह की संविदा करते समय तय नहीं किया जाता कि महर मुअज्जल होगी या मुवज्जल होगी, तो वहां पर आधी धनराशि यानी आधी जो महर है वो तो क्या है, मुअज्जल हो जाएगी यानी तुरंत देय हो जाएगी, और आधी जो महर होगी वो मुवज्जल स्थगित महर हो जाएगी, यानी टुकड़ों में बांट दी जाती है धनराशि। मान लो 1 लाख रुपए महर बंधाई गई है किसी की, 1 लाख रुपए महर है, तो वहां पर 50,000 है, सुन्नी है तो 50,000 मुअज्जल हो जाएगी और 50,000 मुवज्जल। और अगर वो शिया शाखा वाले हैं और 1 लाख रुपए राशि थी महर की, वो तुरंत देय यानी 1 लाख तुरंत मुअज्जल हो जाएगी। तो ये था महर। एक जो महर की राशि जो कम करती है महिला, उसको हिबाए महर कहते हैं, हिबाए महर कहते हैं कि अगर पत्नी स्वतंत्र सहमति से महर की राशि में छूट प्रदान करती है, कमी करती है, तो उसे हिबाए महर कहते हैं, छूट प्रदान की गई महर की राशि। तो ये था महर की कंसेप्ट, आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि मुस्लिम विधि में डाइवोर्स, विवाह विच्छेद के प्रकार। थैंक यू सो मच।